जय हिंद दोस्तों, मैं रोहिताश चौहान इग्नू स्टडी सेंटर 2281 निर्माण कैंपस सुनाम में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना जो कोर्स कोड है EHI4 उसका जो सारा का सारा सिलेबस है उसको यहाँ पे दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट वाइज सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो आज स्टार्टिंग करते हैं अपने यूनिट नंबर 2 से। कौन सी से दोस्तों? यूनिट नंबर 2 से आज अपना सिलेबस को डिस्कस करते हैं। EHI4 अपना कोर्स कोड है दोस्तों। तो यूनिट नंबर 2 में क्या चीज है, क्या बातें इसमें मेंशन है दोस्तों, वो आपको पता होनी चाहिए। इसमें बोल रखा है कि भाई 16वीं सदी में उत्तर भारत में 16वीं सदी में उत्तर भारत में जो राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था है उसके बारे में इसमें दिया गया है। उत्तर भारत में राजनीतिक और आर्थिक जो व्यवस्था है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस दोस्तों करने वाले हैं। क्या क्या पॉइंट इसमें आ सकते हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो स्पेशली अगर जो सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस में यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले लोदी वंश के जो शासक थे सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, इन दोनों यानी कि अफगान वंश के शासकों की चर्चा सिलेबस में की गई है। इसके बाद बताया गया है कि भाई बाबर यानी कि मुगल वंश की स्थापना होती है और मुगल वंश का आगमन कैसे होता है। बाबर की भारत में जब बाबर भारत में मुगल सत्ता स्थापित करते हैं तो राजनीतिक कठिनाइयां क्या रहती है शुरुआत में बाबर के समय में। फिर बताते हैं कि शेरशाह सूरी के द्वारा हुमायूं को पराजित करने के पीछे क्या क्या कारण रहे कि हुमायूं उसमें पराजित हुआ, क्या क्या मुख्य उसमें कारण रहे दोस्तों। और फिर जो सिलेबस का जो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो ये है कि द्वितीय अफगान वंश जो स्थापित होता है शेरशाह सूरी के नेतृत्व में। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इसका जो पुत्र था इस्लाम शाह सूरी और आदिल शाह सूरी। तो दो अफगान वंश हुए और मुगल वंश की आरंभिक अवस्था के बारे में जानेंगे दोस्तों कि यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था क्या रही और आर्थिक व्यवस्था क्या रही दोस्तों। आज का ये अपना टॉपिक है। तो सबसे पहले जब हम लोदी वंश पढ़ने वाले हैं यानी कि सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी के बारे में जानेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए भाई लोदी वंश कौन से काल का वंश था, है ना। तो इस काल सल्तनत काल का ये वंश था। तो सल्तनत काल के अन्य वंश कौन कौन से हुए ये चीजें भी ये बातें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। सल्तनत काल के कौन कौन से वंश हुए और उनमें कौन से नंबर का वंश था लोदी वंश, तब आप इसको बहुत अच्छे से मेंशन कर पाओगे दोस्तों। तो ये जो दिल्ली सल्तनत का जो ये पार्ट है इसको विशेष तौर पे हम आज यहाँ पे देखेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए दिल्ली सल्तनत में 5 पार्ट रहे, मतलब कि 5 वंश आए हैं। कौन कौन से वंश आए हैं? सबसे पहले दोस्तों गुलाम वंश। कौन सा था? गुलाम वंश सबसे पहले। गुलाम वंश के बाद हम पढ़ते हैं इसमें खिलजी वंश। कौन सा दोस्तों? खिलजी वंश। और खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश। अब इसका थोड़ा सा ब्रीफली जान लेते हैं और अच्छे तरीके से इसमें डिस्कस करेंगे तुगलक वंश। और तुगलक वंश के बाद यहाँ पे आता है सैयद वंश। कौन सा वंश दोस्तों? सैयद वंश। और लास्ट में हम इसमें पढ़ेंगे लोदी वंश जो आज का अपना मुख्य टॉपिक होगा। तो आपको यहाँ पे क्या क्या बातें आपको पता होनी चाहिए। ये तो आपने ऑर्डर से तो देख लिया एक बार कि भाई ये इसका ऑर्डर था कि सबसे पहले गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक वंश आता है, फिर सैयद वंश आता है और लास्ट में लोदी वंश आता है। एक बार आप ये भी देख लो कि इसकी शुरुआत कब से होती है और जो लोदी का जो काल है, जो लोदी जो शासन करते हैं, किस टाइम पीरियड में ये लोग शासन करते हैं। तो गुलाम वंश जो स्थापित होता है दोस्तों वो होता है 1206 में और 1290 तक ये वंश रहता है। तो 6 में कौन स्थापित करता है इसको? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था। किसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक? ये गुलाम था मोहम्मद गोरी का। किसका? मोहम्मद गोरी का। आगे चल के कुछ अन्य गुलाम जैसे इल्तुतमिश भी गुलाम था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको खरीदा था। और इस वंश के जो मुख्य शासक हुए जैसे रजिया सुल्तान पढ़ते हैं हम, नसरुद्दीन महमूद पढ़ते हैं ना, और इसके बाद मुख्य जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बलबन। और 1290 तक ये वंश चलता है। इसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश में 2 शासकों को मुख्य तौर पर हम पढ़ते हैं। कौन कौन से? एक तो जलालुद्दीन खिलजी और उसके भतीजा अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पे मेंशन करते हैं। लेकिन आज का अपना यूनिट का सिलेबस नहीं है दोस्तों। तो ये तो एक ऑर्डर बता रहे हैं कि आपको लोदी वंश को समझने में कोई भी समस्या नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है। अब तुगलक वंश देखते हैं।
तुगलक वंश कहां से स्टार्ट होता है भाई? 1320 तक खिलजी वंश रहता है, ये ऑर्डरली चलता है 1320 से लेके 1414 तक, 1320 से 1414 तक। तुगलक वंश में 3 शासकों की जानकारी बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक के बारे में दोस्तों, ठीक है। इसके बाद सैयद वंश आता है। सैयद वंश 1414 से लेके 1451 तक रहता है। कौन सा वंश? सैयद वंश रहता है। और 1451 में कौन बैठ जाते हैं? लोदी, यानी कि अफगान गद्दी पर बैठ जाते हैं। और 1526 तक, यानी कि जब तक मुगल भारत में सत्ता स्थापित नहीं करते, कौन गद्दी पर रहते हैं? लोदी वंश रहते हैं। तो लोदी वंश जब हम पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले संस्थापक लोदी वंश का हमें पता होना चाहिए कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था। तो वो था दोस्तों कौन? बहलोल लोदी। कौन था लोदी वंश का संस्थापक? बहलोल लोदी। आपको पता होना चाहिए सिकंदर लोदी का पिताजी थे बहलोल लोदी, और सिकंदर लोदी उनके तीसरे नंबर के पुत्र थे। लोदी वंश, ये लोदी कहां के थे? ये अफगान थे, विशेष तौर पर अफगान थे। इनकी चर्चा हम यहां पे करेंगे। तो संस्थापक कौन हुए दोस्तों? बहलोल लोदी। ये समान स्तर पर चर्चा करता था अपने सरदारों से। अगर आपसे पूछे बहलोल लोदी का नेतृत्व, अगर बात कहीं भी आपको सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आए या वैसे भी आएगी, आपसे पूछ लिया जाएगी भाई ये किस उस पे अपना राजत्व पे काम करता था, तो अफगान ये भातृत्व पे काम करता, अफगान भाईचारे पे काम करता था। जो इसके सारे के सारे जो अमीर होते थे, जो सरदार होते थे, उनसे समान स्तर पर ये बातें करता था। कभी गद्दी पर नहीं बैठता था, नीचे बैठ के उनसे बातचीत करता था। कौन? बहलोल लोदी। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना, सबसे ज्यादा इसका कार्यकाल रहता है, इसका कार्यकाल सबसे ज्यादा रहता है लोदी वंश में, और पूरे के पूरे सल्तनत काल में जो कि शासन करता है 38 साल ये गद्दी पर बैठता है। कौन? बहलोल लोदी। इसके बाद इसका पुत्र जो आता है सिकंदर लोदी, जिसको चर्चा करेंगे, सिकंदर लोदी। इसकी राजनीतिक और जो आर्थिक जो व्यवस्था थी उसके बारे में देखते हैं। सिकंदर लोदी की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जाने तो ये बोलता है कि अगर मैं किसी एक गुलाम को पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर सभी के सभी सरदार उसको कंधे पर उठाकर ले जाएंगे। यानी बोलता है इतनी सुदृढ़ व्यवस्था इसकी थी। किसकी? सिकंदर लोदी की। ये कौन से विचारधारा पे काम करता था? कौन सी इस पे? ये तुर्की भातृत्व पे काम करता था, यानी कि तुर्की राजत्व पे ये काम करता था। कौन? सिकंदर लोदी। जो कि यानी कि इसके पिताजी जो काम करते थे वो अफगान पे करते थे, लेकिन ये तुर्की पे काम करता था। ये ऊंची गद्दी पर बैठ के शासन करता था। ये अपने सरदारों के साथ समान स्तर पर वार्ता नहीं करता था। दोस्तों ये बातें यहाँ पे हम इसको पता होनी चाहिए स्पेशली, ठीक है। और अगर बात की जाए इसकी आर्थिक व्यवस्था की कि इसके समय में क्या भू राजस्व व्यवस्था थी, तो इसने खाद्यान्नों से ज़कात कर को हटा लिया था। क्या हटाया इसने? खाद्यान्नों से ज़कात कर इसने हटा लिया था दोस्तों, है ना। ज़कात कर को इसने हटा लिया था। और इसने, आपको पता होना चाहिए कि इसने गज ए सिकंदरी का, यानी कि जो भूमि को पैमाइश करने की जो एक पद्धति थी इसने इसको चलाया था। इसकी आर्थिक व्यवस्था में, यानी कि भू राजस्व व्यवस्था इसके जानते हैं। गज ए सिकंदरी की, गज ए सिकंदरी की व्यवस्था किसने की थी? वो की थी सिकंदर लोदी ने। और जो शेरशाह सूरी हुमायूं यानी कि अकबर के समय तक चली, और अकबर ने यानी कि 1586 में अपने शासन काल के 40वें वर्ष उस व्यवस्था को बदला, यानी गज ए सिकंदरी को बदला, और उसकी जगह गज ए इलाही में उसका परिवर्तन किया। गज ए इलाही। आपसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछ सकता है कि कितने अंगुल का डिफरेंस था, क्या रेशो है इन दोनों के बीच में। तो जो रेशो है वो 39:41 है दोस्तों, गज ए सिकंदरी और गज ए इलाही में। तो सिकंदर लोदी अगर बात की जाए तुर्की राजत्व पे ये काम करता था। और इसने अगर निर्माण कार्य की भी बात की जाए, आगरा शहर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? आगरा शहर की। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। कब की थी? 1504 में। क्यों की थी? क्योंकि ये राजपूत जो उत्तर भारत में यानी कि राजस्थान में जो राजपूत रहते थे उन पर नियंत्रण कसने के लिए इसने आगरा की स्थापना की 1504 में, लेकिन राजधानी बनाया 1506 में।
राजधानी कब बनाया? 1506 में इसने आगरा को राजधानी बनाया। ठीक है, इससे पहले राजधानी कहाँ हुआ करती थी? दिल्ली में इसकी राजधानी हुआ करती थी। और अगर बात की जाए इसके समकालीन कुछ प्रमुख जो राजनीतिक व्यक्ति थे, जो विशेष तौर पर जो चर्चा की जाने वाली है, वो था मानसिंह तोमर। कहाँ का? ग्वालियर का। ग्वालियर का मानसिंह तोमर, ये पता होना चाहिए आपसे। सिकंदर लोदी के समकालीन पूछा जाएगा मानसिंह तोमर। ये इसका कहाँ का शासक था? ग्वालियर का शासक था दोस्तों। ठीक है, और इसके अलावा और कौन कौन सी मुख्य बातें हैं सिकंदर लोदी से संबंधित? और इसने क्या किया था? इसने हिसाब किताब को रखने के लिए लेखन परीक्षण प्रणाली की व्यवस्था स्टार्ट की थी। आपसे पूछ लिया जाएगा कि लेखन परीक्षण प्रणाली की स्थापना किसके द्वारा जारी की गई थी? लेखन परीक्षण प्रणाली, लेखन परीक्षण प्रणाली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? सिकंदर लोदी के द्वारा। इसने तांबे का टंका भी चलाया था। ठीक है, सिकंदर लोदी ने। अब इसका पुत्र जो इब्राहिम लोदी जो गद्दी पर बैठता है, उसकी भू राजस्व व्यवस्था कितनी कैसी थी? वो कितना कर लेता था किसानों से? तो वो जो कर लेता था वो इब्राहिम लोदी, वो दोस्तों कितना लेता था? 1/4 लेता था। 1/4 लेता था। और बोलता था कि राजा का कोई भी सगा संबंधी नहीं होता। कौन बोलता था ये बात? राजा का कोई भी सगा संबंधी नहीं होता। इब्राहिम लोदी इस बात की चर्चा करता था। इब्राहिम लोदी कि राजा का कोई भी सगा संबंधी नहीं होता। ये आपको क्योट अगर आप किसी आंसर में मेंशन करते हैं तो आपको नंबर अच्छे मिलने की संभावना है दोस्तों। राजा का कोई भी सगा संबंधी नहीं होता। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो कर व्यवस्था थी, कितना कर लेता था? 1/4 ये लेता था। और हमने देखा कि बहलोल लोदी के समकालीन कीर्तिराय द्वितीय जो कि ग्वालियर का शासक था, सिकंदर लोदी के समकालीन मानसिंह तोमर, और इब्राहिम लोदी के समकालीन कौन था? विक्रमादित्य, ये शासक थे। इसके समय में ही इसने जो ग्वालियर को अपने राज्य में मिला लेता है। आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है भी ग्वालियर को किसके समय में मिलाया जाता है? किस लोदी वंश के समय में, शासक के समय में मिलाया जाता है? तो इब्राहिम लोदी के समय में उसको ये अपने उसमें मिला लेते हैं। और बात की जाए जौनपुर की, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था की अगर बात कर रहे हैं तो जौनपुर को बहलोल लोदी जीत लेता है और अपने बेटे को बारबख्श शाह को गद्दी पे बिठाता है, लेकिन अपने राज्य में उसको नहीं मिलाता। आगे चलकर सिकंदर लोदी उसको अपने दरबार में, अपने राज्य में मिला लेता है। किसको? जौनपुर को, और अपने भाई बारबख्श शाह को गद्दी से उतार देता है दोस्तों। तो ये 2 लोदी वंश के बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद देखते हैं कि भाई भारत में मुगलों का आगमन कैसे होता है। कौन सबसे पहले मुगल आता है? कौन इसको बुलाता है? मुगल को कौन बुलाता है भारत में? इब्राहिम लोदी यहाँ पे जब 1526 में जो शासन कर रहा था तो उसको बुलाने के पीछे कई कारण थे। एक तो इसका भतीजा यानी कि दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी, जो कि इससे घृणा करते थे। किससे? इब्राहिम लोदी से। तो ये बाबर को बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं। और इधर से जो राजपूत जो राजा था मेवाड़ का, राणा सांगा, कौन? राणा सांगा, वो भी इसको निमंत्रण देता है। लेकिन ये सोचते हैं कि बाबर आएगा, युद्ध में पराजित करेगा इब्राहिम लोदी को और वापस चला जाएगा। लेकिन विपरीत परिस्थिति यहाँ पे दोस्तों रही। कैसी? तो जब 1526 में जो मुख्य लड़ाई बाबर यहाँ पे आगे लड़ता है, यानी कि जिसको हम पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। बाबर यहाँ पे 4 लड़ाइयां लड़ता है। कौन कौन सी 4 लड़ाइयां लड़ता है? पानीपत की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई और घाघरा की लड़ाई। 4 लड़ाई आपसे पूछ लिया जाएगा। पानीपत की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई और घाघरा की लड़ाई। ये 4 लड़ाई यहाँ पे बाबर दोस्तों लड़ता है। ठीक है, अब बात की जाए पहली लड़ाई किसके साथ हुई बाबर का, क्योंकि हम इसमें आरंभिक डिस्कस करने वाले हैं ना कि इससे। तो पहली लड़ाई जो पानीपत की जो लड़ाई थी उसमें इब्राहिम लोदी को बाबर पराजित करता है। आपको ये चारों लड़ाइयों का क्रम यहाँ पे देख लीजिए एक बार। पानीपत के द्वारा, बाबर के द्वारा लड़ी गई 4 लड़ाइयां। तो पानीपत की लड़ाई दोस्तों सबसे पहले, इससे पहले बाजू और भीरा की लड़ाई थी, लेकिन मुख्य लड़ाई ये 4 थी। पानीपत की, खानवा की लड़ाई,
चंदेरी की लड़ाई और घाघरा की लड़ाई। ये 4 लड़ाई बाबर लड़ता है 1526 में, 1527 में, 1528 में और 1529 में। 4 लड़ाइयां ये लड़ता है बाबर। पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा पहनकर। और 1530 में बाबर की मृत्यु दोस्तों हो जाती है। ये लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को पराजित करता है पानीपत के युद्ध में, खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित करता है, चंदेरी के युद्ध में राजपूत राजा मेदिनी राय को पराजित करता है। और जो घाघरा की जो लड़ाई होती है 1529 में, उसमें जो एक संगठन जो बना होता है, उसमें महमूद लोधी के जो नेतृत्व में उनको सभी को पराजित बाबर यहाँ पे करता है और यहाँ पे अपना वंश स्थापित कर देता है। लेकिन जब इसकी मृत्यु हो जाती है बाबर की 1530 में, इसके आपस में 4 पुत्र जो आपस में लड़ते हैं। कौन कौन से इसके 4 पुत्र होते हैं? वो होते हैं दोस्तों हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंडाल। कौन कौन से? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंडाल। तो मृत्यु के बाद बाबर, मतलब मृत्यु से पहले बाबर बोलता है कि जो विभाजन है जो साम्राज्य का, हुमायूं को यह आदेश देता है कि इसको बराबर भागों में वितरित कर दिया जाए अपने भाइयों द्वारा। तो हुमायूं ने क्या किया? अपने भाइयों को उसको वितरित कर दिया। जैसे कि अस्करी को दिया संभल की जागीर, हिंडाल को दिया मेवात की जागीर, और जो सबसे बड़े वाला जो कामरान था उसको दिया नॉर्थ यानी कि उत्तर पश्चिम जो प्रोविंसेस थे उसकी जागीर ये देता है। कौन देता है? हुमायूं अपने भाइयों को बांट देता है अपने पिताजी के कहने पर, जब इसकी मृत्यु हो जाती है 1530 में दोस्तों। ठीक है, तो हुमायूं गद्दी पे बैठता है, लेकिन 1530 से लेके 1540 2 बार हुमायूं गद्दी पे बैठता है। एक पहली बार 1530 से 1540, लेकिन जब 40 में शेरशाह सूरी हटा देता है और 1555 में दोबारा गद्दी पे बैठता है 1 साल के लिए। दीन पनाह नामक पुस्तकालय से गिरकर इसकी मृत्यु तब तक होती है 1556 तक। तो 2 बार गद्दी पे बैठता है। ठीक है, 1540 से 1530 से 40 और 55 से 56 तक। ठीक है दोस्तों, तो हुमायूं की जो शुरुआती जो दौर था, जो लड़ाइयाँ थी, शेरशाह सूरी के साथ इसने लड़ाइयाँ लड़ी और इसके द्वारा जो लड़ी गई जो लड़ाइयाँ थी वो दोहरा का युद्ध लड़ा। और इसने जो गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह उसके द्वारा लड़ी लड़ाइयाँ थी। अब इसके द्वारा इसका पराजित होने का क्या कारण था? शेरशाह सूरी क्यों ये हुमायूं क्यों पराजित हुआ शेरशाह सूरी से? इसके पीछे सबसे जो मुख्य कारण था इसके भाइयों के द्वारा इसकी मुखालफत करना, यानी कि जो कामरान जो था वो इसके प्रतिद्वंदी का जो साथ दे रहा था और सभी के सभी भाई आपस में गद्दी पर बैठना चाहते थे इनको उतारकर। तो मुख्य कारण यह भी रहा। और दूसरा मुख्य कारण यह था कि इसका राजनीति में ज्यादा प्रभुत्व नहीं था, यानी कि ज्यादा हस्तक्षेप ये नहीं करता था। कौन? हुमायूं। कौन? हुमायूं, है ना। और ये संगीत प्रिय था, ये मतलब कि ज्योतिषी में विश्वास रखता था हुमायूं, है ना। तो ये भी इसके मुख्य कारण रहे। और गद्दी पे कौन बैठता है? शेरशाह सूरी गद्दी पे बैठता है। 2 लड़ाइयां लड़ता है लगातार हुमायूं के साथ। पहली चौसा की लड़ाई और दूसरी कन्नौज की लड़ाई, यानी 1539 में और 1540 में 2 लड़ाइयां लड़ता है और गद्दी पे बैठ जाता है। 5 साल शासन करता है, बस 5 साल, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा उम्र में गद्दी पे बैठता है। 5 साल शासन करता है। उसमें कई सारे अभियान ये करता है। रायसीन की विजय करता है, कालिंजर की विजय करता है ना, बुंदेलखंड की विजय करता है। लेकिन अंतिम विजय यानी कि 1545 में जब उक्का नामक तोप के फटने से इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर इसकी बात की जाए भू राजस्व व्यवस्था की कि भू राजस्व व्यवस्था इसकी कैसी थी दोस्तों, इसने भूमि को, है ना, उत्तम में, मध्यम में और निकृष्ट में भूमि को इसने 3 भागों में बांटा। शेरशाह सूरी ने भूमि को 3 भागों में इसने बांटा, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट में। और ये किसानों से जो कर लेता था वो 1/3 यानी कि 33% ये लेता था। किसको छोड़कर? मुल्तान को छोड़कर। मुल्तान इसका अपवाद था। कितना लेता था मुल्तान से? 1/4% यानी 25% मुल्तान से कर लेता था, है ना। और इसने कई सारे लोक कल्याण कार्य करे, जैसे कि यहाँ पे सरायों का निर्माण कराया यात्रियों को ठहरने के लिए, है ना। और सिक्कों की अगर बात की जाए, इसने सोने का अशरफ या सोने का दिनार नामक सिक्का चलाया, चांदी का रुपया चलाया और तांबे का दाम चलाया। तो आपसे दोस्तों डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाएगा कि शेरशाह सूरी ने कौन सा सोने का सिक्का चलाया था। तो सोने का सिक्के का क्या नाम था दोस्तों? वो था अशरफ। कौन सा? अशरफ। और चांदी के सिक्के का नाम था रुपया और तांबे का जो था वो था दाम।
तांबे का जो सिक्का था वो था दाम। ठीक है दोस्तों, ये 3 सिक्के थे। इनके ग्रहण तो आपको याद इंपॉर्टेंट है नहीं इतने, और आपको पता होना चाहिए शेर शाह सूरी को कहाँ पे बाद में दफनाया गया था। तो वो बिहार के सासाराम में, यानी कि सोन नदी के किनारे पे दफनाया गया था। और जो मकबरा था इसका, उसकी खासियत क्या थी कि इसका जो मकबरा था वो था अष्टकोणीय। अष्टकोणीय, उसमें 8 कोण थे। और जो प्रथा किसकी थी, ये प्रथा जो थी लोधी काल से चली आ रही थी। किससे? लोधी काल से ये प्रथा चली आ रही थी दोस्तों। ठीक है, इसके बाद इसका पुत्र इस्लाम शाह सूरी गद्दी पर बैठता है। इस्लाम शाह सूरी गद्दी पर बैठता है और उसने श्रेणीबद्ध यहाँ पे प्रणाली, जो सैनिकों की जो प्रणाली थी उसको शुरू करता है। यानी कि सैनिकों को 50, 100, 150, 250 उसमें विभाजित करता है दोस्तों। और सैनिकों को 2-2 महीने का एडवांस वेतन भी वो देता है। और लास्ट में जब हम पढ़ते हैं कि इसमें जो अंतिम जो शासक है, जैसे कि आदिल शाह सूर, जिसकी तरफ से, जो अपनी तरफ से हेमू को लड़ाता है और पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ता है। हेमू और बैरम खान के बीच में संघर्ष होता है। बैरम खान अकबर की तरफ से और हेमू आदिल शाह सूर की तरफ से लड़ता है। और ये युद्ध अफगान हार जाते हैं और अफगानों का यहाँ से पतन हो जाता है। तो पहला पतन 1526 में इब्राहिम लोदी द्वारा, 1540 में शेर शाह सूरी दोबारा फिर स्थापित कर लेता है, लेकिन 1555 में दोबारा फिर गद्दी से हट जाते हैं। तो अगर आपसे इनकी शब्दावलियों की बात की जाए, अगर जैसी बात आए बाबर की, यानी कि बाबर की बाबरनामा की बात की जाए, तो बाबरनामा से दोस्तों आपको क्या क्या मुख्य पॉइंट आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले पता होना चाहिए कि बाबरनामा एक आत्मकथा थी। किसकी आत्मकथा थी? बाबर की आत्मकथा थी। तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ज्यादातर जो उस समय आत्मकथा जो या कोई भी जो पुस्तक या रचना लिखी जा रही थी वो फारसी में थी, लेकिन ये तुर्की भाषा में थी। इसका अनुवाद बाद में फारसी में हुआ, जैसे कि बाबर के समय में ही शेख जैतुद्दीन ख्वाजा ने किया, और इसके बाद इसका जो हुमायूं के समय में जोना खान और पाइंदा हसन ने किया, अकबर के समय में अब्दुल रहीम कारखाना ने किया, और इसके बाद इसका अबू तालिब तुर्बती ने शाहजहां के समय में किया, और कुछ अंग्रेजों ने भी इसका अनुवाद किया था बाबरनामा का। ठीक है दोस्तों, और कुछ जैसे कि भाई बात की जाए, इसमें एक वर्ड आता है, शब्दावली की बात की जाए, परगना। तो परगना जो होता है ना, जिले के नीचे कई गांवों का एक समूह होता था, उसको हम परगना बोलते थे। सिख एक वर्ड आता है, सिख को हम जो डिनोट करते हैं दोस्तों, वो जिले के तौर पे डिनोट करते हैं। ठीक है, और मुख्य कुछ शब्दावली हो रहे। तो दोस्तों आज हमने ये पूरा का पूरा टॉपिक जो देखा कि उत्तर भारत में क्या क्या राजनीतिक जो व्यवस्था रही, उसके बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों यहाँ पे जाना, और आगे इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करते रहेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।